इससे बड़ा मजाक मेरी ज़िंदगी क्या करेगी। मैं जहाज़ी बेड के पास बैठी यही सोच रही थी कि ज़िंदगी ने मुझे कहाँ से कहाँ ला खड़ा कर किया। आज इतने अरमानों के बाद में जब मेरी शादी हुई तो वो भी एक ऐसे लड़के से जिसे मैंने खुद पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि मुझसे तकरीबन 10 साल छोटा था। ज़िंदगी वाकई इंसान को मजाक बनाकर छोड़ती है और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरा खून खून के आंसू रो रहा था क्योंकि मैं एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। मैंने सोचा था मेरी शादी किसी अच्छे घराने में होगी और माकूल इंसान से होगी, पर फूफो ने मेरी शादी अपने 13 साला बेटे के साथ ही कर दी। पर ये हुआ कैसे, ये भी एक दिल खराश कहानी है। वो एक सर्द सुबह थी जब मैं पैदा हुई। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी फूफो जान ने यही कहा था कि ये तो किसी चमगादड़ के सी बोलने की आवाज़ है, ये इंसान की नहीं लगती। ये देखकर सब लोग हंसे थे। ये बात मजाक से ज़्यादा मेरे लिए उस वक्त हकीकत बन गई जब मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त ही फौत हो गई और इसके बाद मुझे सब्ज कदम वाली मशहूर कर दिया गया। जो भी मेरे घर आता मेरी फूफो उसे यही कहती कि ये बड़ी मनहूस है, इसकी वजह से इसकी अपनी माँ मर गई। तो सोचो अब ये हमारे घरों में क्या तबाही लाएगी। मुझे तो कोई भी अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था, पर मेरी बड़ी फूफो को उनके शौहर ने जोर दिया कि तुम इस तरह अपनी भतीजी को अकेले मत छोड़ो, तुम्हें चाहिए कि तुम इस वक्त में उसकी मदद करो। बेचारी वो भी नौ उम्र है, अभी अभी पैदा हुई है, तो वो कहाँ जाएगी। उसका तो बाप भी इस दुनिया से चला गया। बस इसीलिए मैं सब्ज कदम वाली मशहूर हो गई थी, क्योंकि मेरे अब्बा तो मेरे आने से पहले 3 महीने से बसे थे और शायद इसी वजह सब की वजह से अम्मा परेशानियां झील झील कर मेरी पैदाइश पर चल बसी थी। या ना जाने किसके मजाक और किसकी हरकत से वो इस दुनिया से ही चली गई थी। इसके बाद मुझे फूफो ने पाला, पर जब मैं 6 साल की हुई तो घर में खूब दौलत आने लगी। अब फूफो घर में इस कदर दौलत और रेल पे देख कर खानदान के सभी लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में आने से ही ये दौलत आई थी। फूफो सबसे यही कहती थी कि ये तो बड़ी खुशकिस्मत निकली। मैं उसे बदकिस्मत समझती थी, पर देखो तो सही, इसके आने से मेरे घर के हालात सुधर गए हैं। शायद इसकी दुआ लगी है। मैं फूफो की बातें सुनती तो हैरान रह जाती। पहले तो फूफो मुझे मनहूस और सबज कदम कहती थी, अब अचानक ही मेरी तारीफ शुरू कर दी। शायद ऐसा होता भी ना अगर दरमियान में एक वाक़या ना होता हुआ। यूं कि मुझे मेरी खाला अपने घर ले गई, पर जिस दिन से वो मुझे अपने घर ले गई थी मेरी फूफो के घर में नुकसान हो रहा था, और रोज रोज ऐसा नुकसान होता कि फूफो को समझ ना आती कि ऐसा क्या हुआ है। आखिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मेरे जाने के बाद ये सारे नुकसान हो रहे हैं, तो फूफो ने अपने कान पकड़ लिए। बोली कि अब तो मैं इस लड़की को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा ना हुआ, ऐसा ही हुआ जब वो मुझे वापस अपने घर ले आई तो घर में होने वाले नुकसान में कमी वाक़ई होने लगी, बल्कि वही नुकसान फ़ायदे में बदलने लगा। तब मेरी फूफो को यकीन आया कि वाकई ही ये लड़की तो मुबारक कदम वाली है, आइंदा उसे घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। और फिर फूफो ने जो कुछ शुरू किया वो मेरे लिए एक नई मुसीबत था। मैं तो समझती थी कि वो अब मेरे साथ अच्छा रवैया इख्तियार करेंगी, पर उन्होंने मुझे सोने वाली चिड़िया समझ लिया और दिन रात मेरी हिफाजत करने लगी कि मैं कहीं किसी से बातचीत न कर लूं। फूफो कहती कि मेरा कोई बेटा तेरा हम उम्र होता तो मैं इसके साथ साथ तेरी शादी कर देती। फूफो के बार बार कहने के बावजूद भी मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया कि फूफो मुझे क्या कहना चाहती है। अभी फूफो का बेटा सादिक तकरीबन 13 साल का था और मैं 23 साल की थी कि एक दिन मेरी खाला घर आई। वो ड्राइंग रूम में बैठी फूफो से बातें कर रही थी। शायद वो फूफो से मेरा रिश्ता मांगने आई थी। वो अपने बेटे अरसलान के साथ मेरी शादी करना चाहती थी। अरसलान तकरीबन 26-27 साल का था, एक खूबरू नौजवान था। इसकी एक बैंक में नौकरी भी थी। खाला ने फूफो अम्मी से पूछा कि आपने इसका रिश्ता कर दिया या नहीं, तो फूफो बोली, हाँ मेरी बेटी का रिश्ता तो कब से हो गया है, आप अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देखें। ये सुनकर खाला हैरान हो गई और पूछने लगी कि भाभी आपने बेटी का रिश्ता कहाँ तय कर दिया, अभी तो इसकी उम्र इतनी नहीं। फूफो कहने लगी कि मैंने इसका रिश्ता जहाँ भी तय किया हो तुम लोगों को इसकी खबर लेने की ज़रूरत नहीं। जब ये छोटी थी तो इसको पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, अब इसका रिश्ता भी मैं ही करूँगी।
खाला पूछने लगी कि बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मुझे वैसे ही बता दो, तुमने सादिया का रिश्ता कहाँ तय किया है। तब फूफो ने जो बात बोली, इसने मुझे ना हैरान कर दिया बल्कि मुझे रोने पर भी मजबूर कर दिया। मैंने सादिया का रिश्ता अपने बेटे सादिक के साथ किया है। ये सुनकर मेरी तो जैसे मारे परेशानी के नींदें उड़ गई थी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं भी अपने पर्दे के पीछे से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर फूफो के सामने खड़ी हो गई थी, तो हमारी बातें सुन रही थी। बहुत शौक है तुझे शादी का, फूफो ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा। ऐसी बात नहीं फूफो, लेकिन आप मेरा रिश्ता अपने 13 साल बेटे से तो ना करें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। अरे भाई, क्यों ना करूं, तू इतनी मुबारक है, मेरे लिए तो सोने की चिड़िया है। मैं तुझे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। फूफो खुदारा मेरी जिंदगी तबाह ना करें। अपने से 10 साल छोटे लड़के को कैसे शौहर मान लूं? मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो फूफो ने मेरे जबड़े पक्के लिए और बोली, आइंदा अगर तूने ऐसी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे 10 साल छोटा नहीं है, वो 17-18 साल का लगता है, और तुम भी अभी अभी जवान हो। मैं बहुत ज़्यादा समझदार थी। कहने लगी कि अभी तो मैं जवान हूँ, कल को जब मैं 30 साल की हो जाऊँगी तो आपके बेटे की जवानी अभी अभी शुरू होगी, तब वो क्या करेगा? फूफो को ज़रा शर्म ना आई। बोली कि कोई बात नहीं, एक शादी उसके तेरे से छोटी लड़की से भी करवा दूंगी। मैंने कहा, फूफो, मैंने ऐसा क्या कसूर किया है कि आप मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कराएंगी जो बाद में दूसरी शादी करें? फूफो के सर पर मगर भूत सवार था। वो कह रही थी कि तुमसे शादी करना मेरे बेटे की मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये घर मनहूस हो जाता है। मैंने कहा, फूफो, आप मुझे अपने घर में ही रखें, पर मेरी शादी अपने बेटे से ना करें। फूफो बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो हाथ से निकल जाएगी। मैं इस सब पर भरोसा नहीं कर सकती। जल्द अज जल्द तेरी शादी करूंगी। फूफो की बातें सुनकर मैं रोने लगी। मेरी खाला ने मुझे तसल्ली दी और वहां से चली गई, और कर भी क्या सकती थी वो। इससे पहले कि कुछ और होता, पूरे खानदान में बात फैलती। फूफो ने एक अनोखा कारनामा ये किया कि इसी रात घर में मौलवी साहब को बुलवाया और कहने लगी कि चलो तुम दुल्हन वाले कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। मैं फूफो की बात समझी नहीं थी, मगर देखा तो फूफो अपनी आंखें निकाले खड़ी मुझे निकाह पर आमादा कर रही थी। मैंने कहा, फूफो, मैं निकाह नामा पर दस्तखत नहीं करूंगी तो मेरी शादी नहीं होगी। तब फूफो ने एक ऐसी बात बोली जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बोली कि तेरी माँ भी ऐसी ही थी और तू भी ऐसी निकली। मैं तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगी। अगर तूने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो खुद को समझती क्या है? बहुत हूर परी है कोई जो मैं तेरे ऊपर मरी जा रही हूँ। तू यहाँ से गई तो किसी और के घर में भी बस नहीं पाएगी। ये बात मेरी लिख कर रख ले। मेरी फूफो ये बातें करती मुझे किसी डैन से कम मालूम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सर झुका लिया। मेरे फूफो भी आ गई। उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। बोले कि मेरी बीवी इस तरह के कामों में जल्दबाजी से काम नहीं देती थी। अगर बेटी इसने तुम्हें खुश नसीब समझ कर अपने बहू बनाने का कहा है तो कोई बात नहीं, तुम इस फैसलों को कबूल कर लो। रही बात दूसरी शादी की, तो जब तक मैं हूँ तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। अल्लाह तुम दोनों को लंबी जिंदगी दे। मैं अपने बेटे को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मैं उसको इस बात का पाबंद बनाऊंगा कि वो सिर्फ तुम्हारा बनकर रहे, और ये बात निकाहनामे में भी लिखवा दी गई। यूं मैं थोड़ी मुतमिन हो गई कि चलो मेरा शौहर अगर दूसरी शादी करेगा तो ये घर, गाड़ी, बंगला सब मेरे नाम हो जाएगा। मैं इस शर्त पर राजी हो गई थी कि अच्छा चलो, मेरे लिए तो ज़िंदगी आसान ही होगी। मैंने अपने शौहर को अपने से कम उम्र होने की वजह से दबा कर भी रखना था। वो मेरी हर बात मानता और यूँ ज़िंदगी आराम से ही गुजर बसर हो जाती। खैर, मेरा निकाह कर दिया गया। अब मेरा शौहर मेरी फूफो का 13 साल बेटा बन चुका था। मुझे उसे कोई डर नहीं था। मैं जानती थी कि वो कम उम्र है, छोटा बच्चा है, कभी भी मेरे सामने तन कर बात नहीं करेगा। पर मैं नहीं जानती थी कि मर्द तो मर्द होता है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा।
या फिर बूढ़ा हो, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। मैं अपनी फुप्पो से मिलकर अपने कमरे में चली गई। मैंने दुल्हन वाला सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और इसी शान के साथ मौसूफ अंदर दाखिल हुए। इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, पर कद निकला हुआ था तो लगते 18 साल के थे। कमरे में दाखिल होते ही इसने मेरी तरफ देखा और बोला, सादिया तुम बड़ी खूबसूरत हो। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं इसकी तरफ हैरान होकर देखने लगी। सादिक कहाँ चलना होगा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, चुप करके सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। मैं उसे बच्चों की तरह डांटने लगी। मुझे आज भी वो वक्त याद था जब मैं उसे ऐसे ही उनके डांट कर होमवर्क करवाया करती और उसे कभी कभी खाना भी अपने हाथों से खिलाया करती थी। और आज वही मेरा शौहर बन बैठा था। मैं अपनी किस्मत पर हंस रही थी, क्योंकि ये सब जो हो रहा था ये मेरी सोच समझ से बाहर था। बहरहाल मैंने सादिक से कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो बिगड़ जाए, खामखा मुझसे किसी बात का बदला निकालने लग जाए। मैं तो इसकी बड़ी बहन ही की तरह थी। खैर, फिर वो बेड पर आकर बैठा और मुझे एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। मेरे सामने नज़र झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो सादिया, बाजी अम्मा ने आपको लालच में आकर मेरे साथ ब्याह दिया है। अम्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाजी, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ आपको मैंने अपनी हिफाजत करते ही देखा है। आपने मुझे माँ बनकर पाला है। अब अगर मैं आपसे शादी का रिश्ता निभाऊंगा तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि माँ बहन का रिश्ता पामाल हो गया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता बाजी। मैं आज से भी अब पहले ही की तरह हूँ। अगर आप चाहो तो इस बात की तस्दीक कर सकती हो। आप बस कुछ दिन रह कर देखो। मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही आपसे कोई ऐसी बात करूंगा। हम बहन भाई ही की तरह रहेंगे, पर एक रात आपको मेरे साथ चलना होगा और वो रात आज ही की रात है। मैं सादिक की बातें सुनकर हैरान रह गई। एक तरफ सादिक मुझे बहन कह रहा था, दूसरी तरफ रात को मुझे अपने साथ चलने का कह रहा था। मैंने कहा, सादिक मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तो बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। और तुम हो कि मुझे यहाँ से भी चलने का कह रहे हो। सादिक मेरे सर पर दिलासा देकर बोला, मैं छोटा हूँ पर तुम्हारी हिफाजत तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँगा इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं आएगी। तुम चलो बस, मैं तुम्हें यहाँ से निजात दिलाऊंगा और इसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी। ये कहकर मुझे इसने मेरी चादर ला कर दी और कहा कि ये ओढ़ लो और उसी जोड़ा भी रहने दो, इसको उतारना नहीं। मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं उतारना। मेरे साथ ही गाड़ी में बैठो और अभी इस घर से निकलते हैं। खैर, मुझे सादिक अपनी गाड़ी में बैठा कर बाहर ले आया। सादिक को छोटी सी उम्र में गाड़ी चलाना भी आता था। मैं हैरान थी कि सादिक किस कदर महारत से गाड़ी चलाता था। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद इसने गाड़ी एक जगह रोकी और एक शख्स को फ़ोन करने लगा। हाँ साकिब, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से कोई बंदा उसे जगह का पता बताने लगा तो सादिक ने गाड़ी इसी तरह मोड़ दी। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद हम लोग एक मस्जिद के बाहर पहुंच गए थे। मैंने देखा मस्जिद में मिंबर की रोशनियां अभी तक चमक रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मस्जिद दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मैं वहां से गाड़ी से उतरकर अंदर आई। सादिक मुझसे कहने लगा, मैं आपको अल्लाह के घर में ले आया हूँ, अब से आप यहाँ रहेंगी। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सादिक? अल्लाह के घर में एक दुल्हन का क्या काम, और मैं यहाँ क्यों रहूँगी? मुझे यहाँ कौन रहने देगा? मस्जिद में तो सिर्फ मर्द ही आते हैं। तब वो हंस कर बोला, ऐसी बात नहीं बाजी, मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं लाया, बस आप अंदर आएँ, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैं अंदर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मस्जिद के एक कोने में बड़ी ही खूबसूरत से सजाया गया था। रोशनी जगमगा रही थी और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक नौजवान भी बैठा हुआ था जिसने अपनी नज़रें झुका रखी थी। ये क्या है? मैंने परेशानी से सादिक को सवाल किया तो बोला, ये आपका शौहर है। ये तुम क्या कह रहे हो सादिक? ये शख्स कौन है? मुझे सब बताओ। देखो बाजी, मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह पर भी ले जा सकता था, पर इस वक्त तुमको ये लगता कि शायद मैं तुमसे कोई धोखा कर रहा हूँ या तुम्हें बेच कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गवाह बनाकर, अल्लाह के घर को गवाह बनाकर यहाँ लाया हूँ ताकि तुम्हें मुझ पर कोई शक न रहे और बाद में तुम क्या समझो कि मैं तुम्हें बेच कर चला गया हूँ।
मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी शादी करवाने लाया हूँ और तुम देख लेना, ये नौजवान जिसका नाम साकिब है, ये बहुत ही उम्दा तरबियत का मालिक है, बहुत नफीस है। तुम इसके साथ रहोगी तो ज़िंदगी भर के गम भूल जाओगी। ये मेरा भी उस्ताद है। सादिक ने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं आपको होश हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये सुनकर मेरे हवासों पर बिजलियाँ गिर पड़ी थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सादिक मुझे तलाक दे या ना दे, पर यह लफ्ज़ ही अजीब सा था। लगता था जैसे अब वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया है। कहने लगा, मैं आपको यहीं तक लाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि बाकी का सफ़र आप खुद तय कर लेंगी, पर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस नौजवान के सामने लेकर गया और मुझे वहाँ बिठा दिया। अगले ही लम्हे हुजरे से एक मौलवी साहब बरामद हुए। वो भी मेरे सामने बैठ गए। बोले कि बेटी, तुम अपनी तरफ से इस शख्स को वली मुकर्रर करती हो? मैंने कहा, जी हाँ, ये तुम्हारा निकाह पढ़ाएगा। मैं हैरान रह गई कि सादिक से इतना जिम्मेदार हो गया। फिर मौलवी साहब ने मेरा निकाह साकिब साहब के साथ पढ़ा दिया तो साकिब मेरा शौहर बन गया। जब मैंने साकिब को पहली बार गौर से देखा तो मैं इसकी आंखों में डूब गई। वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, खूबरू, खूबसूरत और दयानतदार इंसान लगता था। उसे देखा तो मुझे लगा जैसे यही मेरा शौहर बनने के लायक हो। सादिक मेरी ज़िंदगी से जा चुका था। चूँकि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था, सो तलाक की कोई इद्दत भी नहीं थी कि मैं पूरी करती और फिर मेरा निकाह दूसरे लड़के के साथ करवाया जाता। अब साकिब मेरा शौहर बन चुका था। सब मर्द उठकर एक दूसरे को गले मिलकर मिले। साकिब वाला बोला कि मैं आपको बहुत खुश रहूँगा। मुझे आपके चचाजाद भाई ने सब कुछ बता दिया था। इसने बताया था कि आपकी अम्मी आप पर जुल्म करती हैं और आपकी शादी भी अपने 13 साला बेटे के साथ करना चाहती हैं। सादिक आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। वो हमेशा ही आपका नाम बड़े अदब से लेता था, बल्कि एक बार तो एक लड़के से आपकी वजह से इसने खूब लड़ाई की थी। सादिक आपको शुरू से ही अपनी बहन मानता है, पर ये आपकी अम्मा जान ने क्या किया कि आप लोगों को शादी के रिश्ते में बांध दिया। हालांकि सच तो ये है कि सादिक एक और लड़की को पसंद करता है और इसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। सादिक ने भी इस बात में सर हिला दिया और बोला, बस अब आप अपनी इसी शौहर के साथ रहेंगी, सारी ज़िंदगी यहीं गुजारेंगी। अम्मा आपको बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने आपको मेरे हवाले किया था। अब मैं जानूं और मेरी ज़िंदगी, मैं जो चाहूँ करूँ, वो मुझे कुछ नहीं कह सकती, ना मुझे पाबंद कर सकती हैं कि मैं किसके साथ शादी करूँ और किसे छोड़ दूँ। फ़ायदे सादिक ये कहकर उठ गया। साकिब ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक राज बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मेरे सादिक के जाने के बाद परेशान भी थी कि नए लोग हैं, बिल्कुल अजनबी हैं, कहीं मेरे साथ धोखा ना करें, मेरे साथ कोई जुल्म ना ही ना कर लें। पर ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे अंदर कमरे में लेकर गया और कहने लगा कि आज से ये घर सारा तुम्हारा है। बस एक राज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये कि मेरी पहले भी एक शादी हुई, लेकिन मैं ये सुनकर दिल बर्दाश्त हो गई थी। या अल्लाह, मैंने जिस खौफ से सादिक से शादी नहीं की थी, वो खौफ यहाँ भी मेरे सर पर मंडरा रहा है। पर फिर साकिब ने अगली बात शुरू की। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था। वो एक अमीरजादी थी, पर उसे शायद मेरा सादा तर्ज ज़िंदगी पसंद नहीं आया। एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मैंने भी उसे तलाक दे दी और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला था। मैं शायद ज़िंदगी भर शादी न करता, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद इंसान में किसी दूसरे को चाहने की गुंजाइश नहीं रहती। पर जब मैंने सादिक के मुंह से आपकी सारी कहानी सुनी तो मैं मजबूर हो गया कि मैं आपका सहारा बनूं। ये कहकर साकिब ने मेरा हाथ पकड़ा और हमने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं साकिब के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी इसके आने से बहार हो गई है। मैं सब लड़कियों से यही इल्तिजा करती हूँ कि सब्र का दामन हाथ से कभी न छोड़ें और अल्लाह से शिकवा न करें, क्योंकि अल्लाह जो हमारे लिए लिखता है वो भी सादा, अजीम और प्यारे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हम ही हैं जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को और अल्लाह के लिखे हुए मुक़द्दर को समझ नहीं पाते। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।